हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लाइट वाले चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने अभी तक कॉनकेव मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन के 4 केसेस को देख लिया है। अब हम कंटिन्यू करते हैं 5th केस कि इसके अंदर इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी और कैसे होगी। तो हम देखते हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर प्लेस्ड हो तो उस टाइम पर जो उसकी इमेज बनेगी वो इमेज कैसी होगी। तो देखते हैं फोकस के टाइम। तो हमें पता है रूल, हमने इसके रूल्स पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोज़ के अंदर कि कौन कौन से रूल फॉलो करने पड़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट रूल है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट से कोई इंसिडेंस रे प्रिंसिपल एक्सिस के, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, और प्रिंसिपल एक्सिस के जब भी पैरेलल अगर कोई रे आगे पहुंचती है मिरर की साइड तो ये इंसिडेंस है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। तो पैरेलल जाने के बाद में जैसे ही कॉनकेव मिरर से ये स्ट्राइक करेगी तो स्ट्राइक होने के बाद में हमारा रूल बोलता है कि ये फोकस से रिफ्लेक्टेड रे हमेशा पास होती है, ठीक है ना। तो जब भी कोई रे पैरेलल होती है तो कॉनकेव मिरर से स्ट्राइक करने के बाद में वो फोकस से निकलती है, ठीक है। हमारी फर्स्ट रूल ये है। उसके बाद अगर हम इसको आगे देखें तो आगे ये इस तरीके से पहुंच चुकी है। अब हम सेकेंड रूल अप्लाई करते हैं। हमें पता है कि जब भी कोई इंसिडेंट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है और अगर वो मिरर को स्ट्राइक करेगी तो स्ट्राइक होने के बाद में वो रे हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही अगेन पास होती है। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई इंसिडेंस रे आ रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में अगेन उसी पाथ पर, सेम पाथ पर वापस रिटर्न बैक हो जाती है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है हमारा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से देखो यहाँ से कोई इंसिडेंस रे है जो कि ऐसे पास हो रही है। अगर ये मिरर से जाके स्ट्राइक करेगी तो ये इंसिडेंस रे अगेन बैक इसी पाथ पर आ जाएगी, और बैक आएगी तो हमें 2 रिफ्लेक्टेड रेज मिल गई। हमें पता है कि जब भी इमेज फॉर्मेशन होगी तो इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 रिफ्लेक्टेड रेज हमें रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। तो हमें दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मिल चुके हैं। एक तो इसी पाथ पर जो सेम वापस रिटर्न बैक आई थी वो है, और दूसरी फोकस से आई थी वो है। अब हम देखते हैं कि ये रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट करेंगी या नहीं करेंगी या कहाँ पर करेंगी। तो देखो ये आगे कंटिन्यू जा रही हैं, यहाँ पर तो ये एटलीस्ट कहीं भी मीट करेंगे नहीं, तो इनका मीटअप होगा इन्फिनिट पर जाके, ठीक है। तो ये जो इमेज फॉर्म होगी वो इन्फिनिट पर जाकर होगी, इसीलिए हमने इमेज की पोजीशन में लिखा है कि जो इमेज बनेगी वो बनेगी हमारी इन्फिनिट पर, और इमेज के जो नेचर होगा वो होगा रियल और इन्वर्टेड इमेज, ठीक है ना। और जो इसकी साइज होगी वो होगी हाईली इनलार्ज। ये हमें पता है कि जब इन्फिनिट पर हमने ऑब्जेक्ट प्लेस किया था उस टाइम पर जो हमारी इमेज बनी थी वो फोकस पर बनी थी और बहुत ज़्यादा छोटी बनी थी। अभी जस्ट इसका अपोजिट केस है, हमने इस बार ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखा है तो इमेज हमारी इन्फिनिट पर जाकर बन रही है, और जब इन्फिनिट पर ऑब्जेक्ट रखा था उसकी इमेज यहाँ फोकस पर बहुत छोटी बन रही थी। तो अब अगर फोकस पर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया तो इसकी इमेज इन्फिनिट पर जाकर बहुत लार्ज बनेगी। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये जस्ट उसका अपोजिट केस है। तो हमने फोकस पर जब ऑब्जेक्ट को प्लेस किया तो उसकी जो इमेज बनेगी वो बनेगी इन्फिनिट पर जाकर और बहुत ज़्यादा हाईली इनलार्ज्ड होगी, ठीक है। अब हम लास्ट केस को डिस्कस करते हैं, 6th केस को, कि हम छठे केस के अंदर देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को जब हम पोल और फोकस के बीच में अगर प्लेस करें तो उस टाइम पर इमेज कहाँ बनेगी। तो हम करते हैं कंटिन्यू आगे। तो स्टूडेंट्स हम आगे कंटिन्यू करते हैं कॉनकेव मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन का लास्ट केस, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है पोल और फोकस के बीच में। तो इस टाइम हमने जो हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस किया है वो हमने ऑब्जेक्ट को फोकस एंड पोल के जस्ट बीच में बिटवीन प्लेस कर दिया है। तो इस टाइम पर जो इसकी इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी हम देखते हैं। तो देखो हमें रूल्स, अगेन हमें वही रूल पता है कि जब भी कोई रिफ्लेक्टेड रेज या फिर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आती है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके अगर वो किसी भी हमारे मिरर को स्ट्राइक करेगी, कॉनकेव मिरर को, तो उस टाइम पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आ रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में भी अगेन वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही निकल जाएगी, ठीक है। तो ये इंसिडेंस रे थी, इधर आई और रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस उसी पाथ पर चली गई। हमें अगला एक और रूल पता है कॉनकेव मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन का, कि जब भी कोई इंसिडेंस रे अगर पोल पर आती है यानी कि पोल पर आकर स्ट्राइक करती है तो वो जिस एंगल पर आई है, जिस इंसिडेंस एंगल पर वो आई है उसी एंगल के साथ में, सेम एंगल के साथ में वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी अगेन, ठीक है। तो अब ये रिफ्लेक्टेड रेज फर्स्ट वाली है, ये रिफ्लेक्टेड रेज सेकंड वाली है। 2 रिफ्लेक्टेड रेज हमें रिसीव हो चुकी हैं जो कि इमेज फॉर्मेशन के लिए कंपलसरी हैं, लेकिन ये एक्चुअली में स्टूडेंट्स कहीं भी जाकर मीट नहीं कर रही हैं इस साइड, ठीक है। तो अगर इस साइड मीट नहीं करेंगी एक्चुअली में तो फिर हम क्या करें, तो ऐसे केस में हमें इन्हें वर्चुअली मीट करवाना पड़ेगा। यानी कि ये मिरर के पीछे की साइड अगर हम इसको पुल आउट करें तो ये वर्चुअली जाकर मीट होंगी, और जब भी ये वर्चुअल मीट करेंगे तो जो हमारी इमेज बनेगी इस केस में, तो इमेज बनेगी हमारी वर्चुअल, इस पॉइंट पर जाकर ये मीट हुई, ठीक है।
तो यहाँ पर इमेज बनेगी, तो देखो ये हमारी इमेज फॉर्म हुई है, लेकिन ये एक्चुअली में मीट नहीं हुई है, इसलिए रियल इमेज तो फॉर्म होगी नहीं, ये हुई है अपीयर टू मीट, यानी कि हमें मिलती हुई दिखाई दे रही है ओनली, ठीक है। तो जो हमारी इमेज बनेगी वो बनेगी इस केस में वर्चुअल, और जो हमारी इमेज है वो इरेक्ट है। इन्वर्टेड का मतलब, इन्वर्टेड तो तब होती जब ये उल्टा होती, अब की इस वाले केस में ये उल्टी इमेज नहीं है, इसलिए ये सीधी बनी है, तो हम इसको बोलेंगे इरेक्ट, ठीक है। और जो हमारी इमेज की पोजीशन है, तो पोजीशन की बात करें तो पोजीशन है इस मिरर के पीछे की साइड, यानी बिहाइंड द मिरर। तो आपको वहां पर दिख रहा होगा कि पोजीशन जो है हमारी इमेज की वो बनेगी बिहाइंड द मिरर, एंड जो नेचर होगा वो होगा वर्चुअल और इरेक्ट। और अगर हम साइज की बात करें तो साइज होगी इन लार्ज, यानी कि बड़ी साइज होगी। तो देखो हमारा ऑब्जेक्ट तो छोटा सा दिखाई दे रहा है और जो हमारी इमेज है वो थोड़ा बड़ी बनी है, तो हम बोल सकते हैं कि ये इन लार्ज होगी साइज के अंदर, ठीक है। तो ये हमने कॉनकेव मिरर के थ्रू सारे केसेस को डिस्कस कर लिया है। अब हम देखते हैं कि कॉनकेव मिरर का डेली लाइफ में यूज कहाँ कहाँ होता है। तो स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं कि जो कॉनकेव मिरर है उसका यूज कहाँ कहाँ होगा। तो सबसे पहला यूज है इसका टॉर्चेज के अंदर। तो जो हमारी टॉर्च आती हैं, सर्च लाइट्स आती हैं, या फिर व्हीकल की हेडलाइट आती हैं, उन सभी के अंदर पावरफुल बीम को अगर रिसीव करना है, हमें बहुत ज़्यादा पावरफुल बीम चाहिए, पावरफुल लाइट चाहिए, तो उसके लिए हमें कॉनकेव मिरर का यूज करना पड़ेगा। तो देखो हेडलाइट्स में एक्चुअल में होता क्या है, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो इस टाइप से लगा रहता है और उसके पीछे की साइड इस तरीके से कॉनकेव मिरर पॉलिश करके लगा दिया जाएगा। उससे होगा क्या कि जो लाइट रेज इस बल्ब से पीछे की साइड स्ट्राइक करेंगी इस पर, तो आगे जाने के बाद में ये इनको रिफ्लेक्ट बैक कर देगा ऐसे सीधा। तो इसकी वजह से सारी लाइट रेज पीछे कॉनकेव मिरर से हिट होने के बाद में आगे ही जाके एक बिल्कुल पावरफुल बीम जनरेट करेंगी। तो इस वजह से हेडलाइट्स हुई, सर्च लाइट्स हुई या फिर टॉर्चेज हुई, उनके अंदर इसको एज ए पावरफुल बीम रिसीव करने के लिए यूज किया जाता है। सेकंड यूज इसका करते हैं डेंटिस्ट। तो डेंटिस्ट क्या करेंगे, अगर किसी टीथ की लार्जर इमेज अगर उन्हें देखनी है तो वहां पर भी वो कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कॉनकेव मिरर जो होता है वो छोटी इमेजेस या फिर छोटी ऑब्जेक्ट का भी बड़ी इमेज प्रोड्यूस करेगा, इन लार्ज इमेज प्रोड्यूस करता है। इस वजह से जो डेंटिस्ट होता है वो छोटी छोटी टीथ या फिर कोई अंदर की कैविटीज को देखने के लिए, लार्ज इमेज प्रोड्यूस करने के लिए कॉनकेव मिरर का यूज करेगा। आगे इसका थर्ड यूज है कि जो सेविंग करने की या फिर पार्लर्स वगैरह होते हैं उनके अंदर भी हम इसी मिरर का, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, ताकि जो हमारा फेस है सेविंग करते टाइम थोड़ा बड़ा दिखे, इस वजह से हमें कोई डैमेज ना हो, इस वजह से सेविंग मिरर के तौर पर भी इसको यूज किया जाता है। लास्ट इसका यूज है सोलर फर्नेस, यानी कि जहां सोलर पैनल्स लगे जाते हैं तो वहां पर जो सन रेज आती हैं, बहुत सारी सनलाइट्स आती हैं, तो उनको सभी को एक ही डायरेक्शन देने के लिए, एक ही जगह पर कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि अगर जो सन रेज आती हैं तो काफ़ी डिफरेंट तरीके से चारों तरफ की सारी डायरेक्शंस में आएंगी, तो उन सभी को एक ही डायरेक्शन में पावरफुल बीम जनरेट करने के लिए सोलर फर्नेस के अंदर भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो ये कॉनकेव मिरर के कुछ यूजेज हैं। उसके बाद आगे हम कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे और उसके यूजेज देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, और आप एक बार चैनल को जरूर विजिट करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू स्टूडेंट्स।